हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे से होंगे और अपना तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पॉलिटी का लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। तो पहले मैंने 3 बेसिक क्लासेस में आपको थोड़ा सा बर्डिंग और पॉलिटी क्यों पढ़ने वाले हैं, क्या होगा पॉलिटी में, क्या पढ़ना है, ये मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें बता चुका हूँ। तो हम लोग बेसिकली जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और जीरो लेवल से इसलिए कर रहे हैं ताकि हर एक बच्चा इसको समझ पाए। जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड से है, कॉमर्स बैकग्राउंड से है, वो भी इसको जीरो लेवल से समझ पाए। तो आज मैं एक छोटा सा टॉपिक ले रहा हूँ जिसका नाम है प्रियम्बल। प्रियम्बल बेसिकली है क्या है? अगर आपके सिलेबस में नहीं हुआ तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर आप पॉलिटी को समझना चाहते हैं तो प्रियम्बल तो पढ़ना ही पड़ता है। बेसिकली प्रियम्बल है क्या है? ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक समरी है, एक तरह से बोल सकते हो ओवरव्यू है। अगर आपको समझना है कि पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन है क्या है, तो आपको एक बार प्रियम्बल पढ़ लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि पॉलिटी क्या है, किसकी क्या पावर है, गवर्नमेंट काम कैसे करती है। तो बेसिकली ये एक आइडिया है पूरा की पूरा, ये इसलिए बनाया गया था। जब भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कमेटी बैठी थी, उसके पहले इसको ये नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रखा था, ये मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। ये उससे पहले इसलिए बनाया था कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना तो रहे हैं, लेकिन किसको देख के बनाएंगे, हमारा एम्स क्या होगा, क्या हमें अचीव करना है, कैसी हमें पावरें बनानी है, ये सब कुछ इसी में डिसाइड किया गया था। बेसिकली आपको कुछ भी समझना है तो आपको पहले प्रियम्बल से होके जाना पड़ेगा। प्रियम्बल समझ जाओगे तो वो अपने आप समझ आ जाएंगी। तो प्रियम्बल की मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ प्रियम्बल में क्या क्या लिखा हुआ है। देन हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं ये भी बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको क्लास अच्छी लगेगी और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिए क्लास कैसी लगी और आपको आगे किस चीज़ पे रिक्वायरमेंट है, किस में हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रियम्बल का सोर्स कहाँ से है, कहाँ से लिया हमने प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट। तो अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो सोर्स आपका है, उसको आपको आंसर करना है। ये यूएसए से लिया गया था। तो प्रियम्बल का सोर्स क्या है? देखो, सोर्स आप कुछ भी पढ़ोगे तो सोर्स पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रियम्बल जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रियम्बल हमने बनाया, वो उसका सोर्स क्या है? वो सोर्स है यूएसए। कहाँ पे है वो? यूएसए। कभी कभी आ जाता है कि प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है वो कहाँ से उठाई गई, तो उसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जाता है। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ फैक्ट, फिर मैं आपको समझा दूंगा प्रियम्बल का पूरा क्या मतलब होता है। बेसिकली प्रियम्बल अगर आप एक शॉर्ट वर्ड में समझना चाहो तो इसका मतलब कि ये पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है? एक समरी है। पूरे की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है? एक समरी है। मतलब कि अगर आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता, सिर्फ प्रियम्बल पढ़ लीजिए, समझ आ जाएगा कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, क्या क्या है, कौन सी पावरें कैसे बनाएगी। और इसके ऊपर अलग अलग डेफिनेशनें दी गई, वो हम लोग अलग से पढ़ने वाले हैं। 4-5 जो पेपर में पूछी जाती हैं कि इसको क्या क्या बोला गया। तो सोर्स क्या है? फिलहाल ये याद रखिए कि यूएसए से लिया गया। एंड देन लैंग्वेज क्या है? वो है लैंग्वेज आपकी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, लैंग्वेज क्या है? ऑस्ट्रेलिया। अब प्रियम्बल बना कहाँ से? बेसिकली मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ आपको। तो इंडिया में बात चल रही थी 1947 से पहले कि इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन पहले बनाना पड़ेगा। उसके लिए कमेटी बनी, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड बी आर अम्बेडकर बने, उसमें और भी मेंबर बने अलग अलग। तो काम शुरू करने से पहले 2 छोटी छोटी मीटिंग होती हैं, असेंबली पूरी इकट्ठी होती है, असेंबली बनाते हैं। फाइनली थर्ड मीटिंग थी 13 दिसंबर 1946। इस मीटिंग के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला कि भाई हम लोग असेंबली तो इकट्ठे हो चुके हैं अभी, लेकिन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना तो रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा, हमें किन चीज़ों पे फोर्स करना है, चीज़ों को ज़्यादा कौन सी चीज़ है जो हमें एम लेके चलना है, उसको अचीव करना है,
तो कुछ क्लियर तो होना चाहिए। तो इसके लिए नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा। क्या रखा है? एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तो नेहरू जी ने क्या किया, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा, मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। इसमें उसने बहुत सारी बातें बोली कि हम इन चीज़ों पे काम करेंगे, उसमें इक्वलिटी होगी, फ्रीडम होगी, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव रखे, जिसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ये जो डेट है ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को रखा गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तो सबने बोला ठीक है, बात तो सही है बिल्कुल, क्योंकि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन तो बना रहे हैं, लेकिन उसका टारगेट क्या होगा, हम किन चीज़ों पे फोकस करेंगे। तो वो सारी बातें जो बोली नेहरू जी ने, वो सबने एक्सेप्ट करी, इसको सबको एक्सेप्ट कर लिया गया। अब एक्सेप्ट करने के बाद हुआ क्या, बेसिकली फिर इसको 22 जैन 1947 में क्या किया गया, पास कर दिया गया। जो असेंबली बनाई गई उसने इसको पास कर दिया। ध्यान से देखना कि मीटिंग कब हुई, 13 दिसंबर 1946 को। उसने एक प्रपोज रखा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, नेहरू जी ने, फिर उसी को पास कर दिया गया कब, 22 ये डेट इंपॉर्टेंट है। इस डेट को क्या हुआ, आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ। देन इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मॉडिफाइड किया गया, और मॉडिफाइड करने के बाद इसी का नाम पड़ा क्या, प्रियम्बल। क्या, प्रियम्बल। तो इतनी छोटी सी बात आपको अभी तक समझ आ गई होगी कि प्रियम्बल कहाँ से आया और प्रियम्बल का मतलब क्या था। तो प्रियम्बल का मतलब क्या था, बेसिकली कि कॉन्स्टिट्यूशन का सब कुछ एम, पावर, जो भी है, अथॉरिटी क्या होगी, कैसी होगी, उसको ध्यान में रखते हुए हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। इसका प्रपोजल कौन लेके आए थे, जवाहरलाल नेहरू जी लेके आए थे। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर दिया गया, पास कर दिया गया असेंबली के द्वारा 22 जैन 1947 में। देन इसी को मॉडिफाई करके, इसी के अंदर एडिट करके इसका नाम रखा गया क्या, प्रियम्बल। तो यहाँ तक आई होप आपको मेरी बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए प्रियम्बल का बेस क्या है, तो आपको बोलना है प्रियम्बल का बेस है आपका, इसका जो बेस है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। किसके द्वारा रखा गया, नेहरू जी के द्वारा रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूं। तो इसमें से एक कॉमन क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, क्या वो अमेंडेबल है कि नहीं है। तो आंसर होगा यस, प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। अभी तक कितनी बार अमेंड हुआ, अभी तक एक ही बार अमेंड हुआ है, और वो भी हुआ था 1976, 42nd अमेंडमेंट। तो 42nd अमेंडमेंट जो हुई थी, बहुत बड़ी अमेंडमेंट थी। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बहुत सारी चीजें ऐड की थी। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है, 42nd अमेंडमेंट को। तो 42nd का मतलब कि 42nd टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस की गई, कोई चीज़ें ऐड की गई। इससे पहले 41 टाइम हो चुकी थी, जो 41 वाली हुई थी उसके अंदर हमने क्या किया, हमने अपने प्रियम्बल को अमेंड किया। 42nd अमेंडमेंट 1976, तो इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इस अमेंडमेंट में क्या किया गया, कुछ न्यू वर्ड ऐड किए गए। प्रियम्बल के अंदर कुछ न्यू वर्ड ऐड किए गए। वो वर्ड क्या क्या थे, लिख लो एक बार। जो आपका पहला वर्ड था, डेट इज कॉल्ड सोशलिस्ट, सोशलिस्ट।
एंड सेकंड जो ऐड किया गया उसको वर्ड का नाम है सेक्युलरिज्म, एंड थर्ड जो वर्ड ऐड हुआ उसका नाम था इंटीग्रेशन। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा क्या सोशलिस्ट आपका प्रियम्बल बेसिक जब प्रियम्बल बनाया गया उसमें था, तो आंसर होगा सोशलिस्ट नहीं था। अब सोशलिस्ट क्या है ये हम पढ़ने वाले हैं, सेक्युलरिज्म क्या है हम पढ़ने वाले, इंटीग्रेशन क्या है हम पढ़ने वाले, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। फिलहाल के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग जो हमारा प्रियम्बल था उसके अंदर सोशलिस्ट, सेक्युलरिज्म और इंटीग्रेशन वर्ड ऐड नहीं थे, इसके बारे में नहीं बताया गया था। तो ये बेसिस से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ये कब ऐड किए गए, ये 42nd अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, तब इसको ऐड किया गया प्रियम्बल के अंदर। आई होप कि इतनी बात समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट और पूछा जाता है गाइस, वो है एक नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या आपके प्रियम्बल एनफोर्सेबल है कि नहीं है, या जस्टिसेबल है कि नहीं है। तो इनका मतलब होता है एनफोर्सेबल या जस्टिसेबल का मतलब होता है, फिलहाल तो ये नहीं है, आंसर याद रखना कि नहीं है। एनफोर्सेबल का मतलब कि आप, जस्टिसेबल का मतलब कि आप जो प्रियम्बल में बातें बोली गई कि इक्वलिटी होनी चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए, तो कोई इसका पालन नहीं करता है, तो क्या आप उसके खिलाफ आप केस कर सकते हो, तो आंसर होगा नो। जो प्रियम्बल में बताई गई बात है इसके आधार पे हम लोग केस नहीं कर सकते। प्रियम्बल का अपना कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता, कब तक, जब तक इसको किसी आर्टिकल के साथ नहीं जोड़ा जाए। अब प्रियम्बल बोलता है कि इक्वलिटी होनी चाहिए, प्रियम्बल में भी लिखा गया है कि इक्वलिटी होनी चाहिए, लेकिन आपके साथ इक्वलिटी नहीं रखी जा रही तो आप केस नहीं कर सकते सिर्फ प्रियम्बल को लेके। लेकिन अगर आप आर्टिकल को जोड़ दो, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल को जोड़ दो, उसके तहत जो बोला गया है उसको इसके साथ अटैच करके आप बोल सकते हो कि ये जस्टिसेबल है। लेकिन सिर्फ प्रियम्बल आपका इन्फोर्सेबल या जस्टिसेबल नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रियम्बल आपका इन्फोर्सेबल नहीं है, लाइक फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल है, वो जस्टिसेबल है। अगर फंडामेंटल राइट आपका हर्ट होता है तो आप कोर्ट में सीधा केस कर सकते हो, उसमें आपको न्याय मिलेगा। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है और एक आपका 42 अमेंडमेंट के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो नेक्स्ट छोटा सा क्वेश्चन एक ये पूछा जाता है, क्या प्रियम्बल आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले प्रियम्बल को बनाया गया और बोला कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, इसका पार्ट माना जाता है। तो आंसर है यस और नो दोनों। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा कभी नहीं पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन सीधा कभी भी नहीं पूछा जाएगा, ये केस के साथ जोड़ के पूछा जाएगा कि केशव नंदा केस आया था, उसके अकॉर्डिंग प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, तो आंसर होगा यस। तो ऐसे केस के साथ जोड़ के पूछा जाएगा, तो केस हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हमें प्रियम्बल में क्या क्या पढ़ना है, अब वो बात लिख लेते हैं जो आपको आइडिया होना चाहिए। तो प्रियम्बल के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है, सबसे पहले नंबर हमें पढ़ना है सोर्स, या बोल सकते हो पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की पावर क्या है, या बोल सकते हो सोर्स सोर्स ऑफ पावर ऑफ अथॉरिटी। जो अथॉरिटी होगी, जो भी पावर होगी, जो भी चलाएगी कंट्री को, उसका सोर्स क्या होना चाहिए, कहाँ से पावर किसको मिली जाएगी, मतलब किस किस को ज़्यादा पावरफुल बनाया जाएगा। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है प्रियम्बल की, एक तो हम ये पढ़ने वाले हैं। दूसरे नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं कि नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स। देन हम पढ़ने वाले हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड हम पढ़ने वाले हैं क्या इसका लीगल इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, क्या इसका लीगल इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, लीगल इफेक्ट ऑफ प्रीएम्बल। ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इसको अडॉप्ट कब किया गया, ये तो आपको पता ही है। तो इसी के अंदर हम सब कुछ पढ़ेंगे कि कब इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बोला गया, कब नहीं बोला गया। तो बेसिकली ये है प्रीएम्बल ओवरऑल जो हमें बताता है प्रीएम्बल, कि प्रीएम्बल हमें बताता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या होगी, पावर की सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या होगी, पावर किसको दी जाएगी। तो प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग जो पावर ऑफ अथॉरिटी है वो कौन है, वो पब्लिक है, वो कौन है, पब्लिक है। उसके बाद नेचर कैसा होगा हमारे इंडियन पॉलिटिक्स का, नेचर कैसा होगा। फिर हम पढ़ेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, फिर हम पढ़ेंगे लीगल इफेक्ट क्या है इसका, और इसका अडॉप्ट का बारे में कुछ हम पढ़ेंगे, कब इसको अडॉप्ट किया गया। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। यही आपका पूरा प्रीएम्बल, और मैं आपको एक बता भी देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको बता भी देता हूँ। ये है वो पूरा की पूरा सारा प्रीएम्बल जो हमें पढ़ना है। ठीक है, पूरा प्रीएम्बल क्या बोलता है ये हमें पढ़ना है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो सारा, और इसी को हम एक एक करके एक्सप्लेन में पढ़ने वाले हैं। ये है जो बुक में लिखा हुआ है। तो अब हम इसको एक एक करके पढ़ने वाले हैं, जिसको मैंने ओवरऑल पूरा डिवाइड करके बता भी दिया आपको। ये है पूरा जो पूरा उसमें लिखा हुआ है, उसमें ऑब्जेक्टिव भी लिख दिया, नेचर कैसा है ये लिख दिया, या सोर्स एंड पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, सोर्स एंड पावर ऑफ अथॉरिटी कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हेडिंग दीजिए सोर्स एंड पावर ऑफ अथॉरिटी, या आप कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हो। तो आपने एक चीज देखा, सबसे पहले जो मैंने आपको अभी स्लाइड बताया उसमें साफ साफ लिखा हुआ स्टार्ट, यही लिखा हुआ बी द पीपल ऑफ इंडिया, बी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसमें साफ साफ पहले स्टार्ट कर दिया कि हम क्या है, भारत के नागरिक हैं। तो इसकी क्वेश्चन में सिंपल सा एक ही बात पूछी जाएगी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसका सोर्स ऑफ पावर या सोर्स एंड पावर ऑफ अथॉरिटी क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर है वो क्या है। तो आंसर सीधा सीधा आपको देना सिर्फ क्या, पीपल। ठीक है, तो सोवरेन कौन है, पीपल। तो सोवरेन मतलब क्या होता है, मैंने पहले बताया था, इंडिपेंडेंट, जिसको डिसीजन लेने की पावर हो, किसी के प्रेशर में वो डिसीजन नहीं लेगा, अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकता है। तो बेसिकली जो प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग हम चलें तो आपका जो पावर ऑफ अथॉरिटी कौन है, वो है पीपल। कौन है वो, पीपल। ठीक है, तो ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि जो सोवरेन पावर है वो कौन है। इसलिए मैंने आपको बेसिक में सोवरेन वर्ड बता दिया था। अभी हम आगे इसको पढ़ने भी वाले हैं, क्योंकि ये आपका नेचर ऑफ अथॉरिटी में आएगा। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं रखना। तो इसमें बहुत सारी डेफिनेशन भी होती हैं, किस किस ने क्या बोला, उसके आधार पे क्वेश्चन भी होते हैं। जैसे एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ, एक स्टेटमेंट थी जो कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है कि वो किसकी स्टेटमेंट थी। जैसे एक स्टेटमेंट दिया था, पॉपुलर सोवरेनिटी इज अ मिथ। हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा पावर है वो कौन है, वो पीपल है। पीपल मतलब यहाँ पे लिखा हुआ पॉपुलर सोवरेनिटी मतलब पीपल। तो ये केसी वेयर एक फिलोसफर थे, उसने बोला था कि ये जो इंडिया बोल रही है कि पावर कौन है, पीपल है, ये तो एक मिथ है, ये तो झूठ है, ऐसा तो है ही नहीं। तो उसने कुछ फैक्ट भी रखे सामने, उसने बोला, केसी वेयर ने बोला कि देखो अगर पीपल ही पावर है तो आप देखिए जो आपके इलेक्शंस हुए, क्योंकि पहले इलेक्शन से जो पहले हमारा असेंबली बनी थी जिसमें आपके प्रधानमंत्री बिना इलेक्शन से पहले बने थे, आपके पीएम, उसके बाद इलेक्शन भी हुए थे। तो उस केस में उसने बोला कि यहाँ पे तो वोट सिर्फ 10% लोग दे रहे हैं, 90% तो आदमी के पास वोट डालने का अधिकार ही नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब ब्रिटिश थे तो उन लोगों ने कुछ ही गिने चुने लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया था।
ठीक है, कुछ ही लोगों को। उसने बोला कि यहाँ पे 90% लोग तो वोट ही नहीं कर रहे, तो आप कैसे बोल सकते हो कि पीपल का राइट है, जहाँ पावर कौन है, पीपल। तो बाद में जब फर्स्ट इलेक्शन हुए थे उसके बाद वोट डाले थे सबने और उसके आधार पे ही आपका बना था, तो ये वहाँ पे इसको गलत साबित कर दिया था कि ये गलत है। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं डिस्क्रिप्टिव, जब आपके यूपीएससी स्टेट पीसीएस पूछता है तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये केसी बेयर की एक स्टेटमेंट है, तो ये आपको याद रखनी है। उसने बोला था पॉपुलर सोवरेनिटी जो है वो एक मिथ है, वो किसने बोला था, केसी बेयर ने। तो ऐसी बहुत सारी स्टेटमेंट दी होती हैं, तो हमें सब कुछ नहीं पढ़ना, मैंने आपको सिंपली बता दिया। तो आपको सोर्स एंड पावर ऑफ अथॉरिटी कौन है, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन है, वो पीपल है। वो कौन है, इंडिया के जो पीपल है वही उनकी पावर है। क्योंकि आप देखो सबसे बड़ा पद, जैसे कुछ भी आप इलेक्शन से करते हो, आप लोग डायरेक्ट वोट डालते हो, और अगर इनडायरेक्ट हो भी रहा है तो वो इनडायरेक्ट भी कौन चुन रहा है, वो आपने जिसको चुना वही चुन रहे हैं। तो बेसिकली कुल मिला के आपके द्वारा ही चीज़ों को चुना जा रहा है, जो भी आगे अथॉरिटी ऑफ पावर होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम अथॉरिटी के बारे में। ठीक है, नेचर, इसके नेचर के बारे में बात कर लेते हैं, नेचर ऑफ अथॉरिटी कौन होगा। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग दीजिए आप। नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम या अथॉरिटी बोल सकते हो, ये आप बोल सकते हो पॉलिटिक्स सिस्टम का नेचर कैसा होगा। जो हम कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं उसमें जो भी पावर होगी, अथॉरिटी होगी, जो पॉलिटिक्स सिस्टम होगा वो कैसा होगा। तो यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट बातें आपको याद रखनी है इसमें, और इसी सैनिटी में याद रखना है, क्योंकि जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी आपने देखा कि इसी सैनिटी में लिखा हुआ है। सबसे पहले नेचर कैसा होना चाहिए, वो है सोवरेन होना चाहिए। सेकंड कैसा होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए। एंड देन बोला कैसा होना चाहिए, सेकुलरिज्म होना चाहिए। एंड फोर्थ पे कैसा है, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। ये हम वर्ड पढ़ने वाले हैं एक एक करके ताकि आपको समझ जाए पूरा। एंड देन लास्ट में बोला गया क्या, रिपब्लिक। तो नेचर ऑफ अथॉरिटी कैसा होना चाहिए, नेचर ऑफ अथॉरिटी कैसा होना चाहिए, सबसे पहले सोवरेन होना चाहिए, देन सोशलिस्ट होना चाहिए, सेकुलरिज्म होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए और रिपब्लिक होना चाहिए। और इसी सैनिटी में आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेचर ऑफ अथॉरिटी में थर्ड नंबर पे क्या है, तो आंसर है सेकुलरिज्म। क्योंकि एक छोटा सा स्लाइड है जो मैंने आपको बताया, वही है सब कुछ प्रेम्बल में, और उसको हम समझने के लिए चीज़ों को इलेबोरेट कर रहे हैं। और आपको पता है कि ये जो दोनों वर्ड हैं ये ओरिजिनली नहीं थे, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको ऐड किया गया। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट में इसको, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में इसको ऐड किया गया दोनों वर्ड को। मैंने बता भी दिया था, एक थर्ड वर्ड था इंटीग्रेशन। तो ये है आपका नेचर ऑफ अथॉरिटी। अब मैं आपको एक एक करके थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ कि इनका मतलब क्या है, और देन आप इसको बहुत अच्छे से कर भी पाओगे। ठीक है, चलिए एक एक करके इन सबको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम कर लेते हैं किसके बारे में, वैसे बताने की ज़रूरत है नहीं, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सोवरेन क्या होता है। जिससे मेरे पहले बेसिक लेक्चर देखे हैं उसको समझ आ गया होगा। ठीक है, सोवरेन क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने की पावर होती है। इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने की पावर होती है, मतलब हम जो भी डिसीजन लेंगे। आपको पता है सोवरेन होने के लिए क्या क्या मैंने 4 एलिमेंट बताए थे, मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना। कि एक यूनिट अपनी टेरिटरी होनी चाहिए, है ना, अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताए थे 4 एलिमेंट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना एक बार रिवीजन करके पीछे देख के कि वो 4 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। तो सोवरेन मैं आपको समझा चुका हूँ बेसिक लेक्चर में। सोवरेन का मतलब यही होता है इतना सा कि हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो हम अपनी मर्जी से लेते हैं, हमें किसी का प्रेशर नहीं है, हम हमारा जो मन होगा हम करेंगे। हम चाहे तो चाइना के साथ ट्रेड करें या ना करें,
हम चाहे तो रशिया के साथ रिलेशन रखें ना रखें, उनके दबाव में आके हम कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। हम क्या है, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेंगे। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई, इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ 4 एलिमेंट कौन से है क्या है, सिर्फ सिंपली आपको याद रखना है कि नेचर ऑफ जो अथॉरिटी है, सबसे पहले को है क्या है, हम सोवरेन होना चाहिए। दूसरे नंबर मैंने आपको क्या बताया गाइस, दूसरे नंबर मैंने आपको बता दिया कि सोशलिस्ट होना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अब सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, देखो सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब है। तो सोशलिस्ट या सोशलिज्म क्या होता है, इसके सबसे मेन फीचर्स होते हैं कि जो भी जहां भी सोशलिस्ट होगा उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा, देखो सबसे पहले इसका जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो क्या है, क्योंकि इससे आप समझ पाओगे, मैं लिख देता हूं पहले। सबसे पहले इसमें बोला जाता है सोशलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। सबसे पहले इसमें ये बोला जाता है कि प्रॉपर्टी का सोशलाइजेशन करना। सोशल मतलब कि सोशल वर्क करना, लोगों की हेल्प करनी। प्रॉपर्टी को सोशलाइज करना मतलब बांट देना। ऐसा नहीं है कि एक अंबानी बन के दूसरे के बाद खाने को खाना नहीं है। तो जो सोशलिस्ट के मेन फीचर होते हैं, मैं बताऊंगा इंडिया का इसमें नेचर कैसा है कि हमने सोशलिस्ट को किस तरीके से अडॉप्ट किया हुआ है। इसका जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसमें बोला जाता है इक्वालिटी पे फोकस दिया जाता है कि सबको इक्वालिटी होनी चाहिए हर चीज़ में, ठीक है। तीसरी चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट बोला जाता है वो क्या होता है, वेलफेयर ऑफ वर्कर एंड वीकर सेक्शन। और इसके अंदर बोला जाता है कि वेलफेयर दो, जो भी वर्कर होते हैं, जो भी वीकर सेक्शन होते हैं नीचे वाला, ठीक है, उनको सबको क्या दो, वेलफेयर दो। चौथा इसमें ये बोला जाता है नॉन एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे होता है ना किसी को पढ़ने नहीं देना, उसको कास्टिज्म पे, ठीक है, उसका शोषण करना, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो सोशलिस्ट के 4 मेन पॉइंट होते हैं जिसको, इसका मतलब इसका ये होता है। लेकिन इंडिया का नेचर ऐसा नहीं है। हमने सोशलिस्ट तो लिखा, ऐड किया, हमने अपने प्रियम्बल में बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट तो होना चाहिए, लेकिन होना कैसा चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा कि सोशलाइजेशन प्रॉपर्टी होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब ये नहीं है कि किसी की प्रॉपर्टी लेके दूसरे को दे देनी, ठीक है। हमने क्या किया, हमने टोटली सोशलिस्ट नहीं रखा। हमने कैसा रखा सोशलिस्ट, हमने रखा इसको डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म रखा। लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको रखा कैसा, मिक्स्ड। हमने क्या रखा, मिक्स। हमने ये नहीं बोला कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो प्राइवेट वाले दूसरे को दे दो आप, जो गवर्नमेंट के पास है। हमने इसको मिक्स रखा। मिक्स मतलब जिसमें पब्लिक भी आएगा, गवर्नमेंट भी आ जाएगा, और जिसमें आपका प्राइवेट सेक्टर भी आ जाएंगे। जिसमें आपके प्राइवेट, पब्लिक के लिए गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का काम क्या होता है, बेसिकली हर एक सेक्शन, जितने भी सेक्शन है, चाहे वो नीचे से लेके ऊपर तक, सबको एक साथ बराबर रखना। अब ऐसा तो नहीं हुआ ना कि उन लोगों ने अंबानी अडानी की प्रॉपर्टी लेके आप में बांट दी कि भाई आप पुअर हो। तो हमने क्या किया, हमने मिक्स वाला पोर्शन चुना। हमने सोशलिस्ट कैसा चुना कि मिक्स चुना। हमने क्या किया, जो हमने इनको बोला प्राइवेट वालों को, हमने बोला अंबानी को बोला कि भैया आप यहाँ से ऐसे ट्रेड करके पैसे कमा रहे हो, लेकिन आपको इन गरीबों के लिए काम भी करना पड़ेगा। जैसे छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अंबानी ने बोला कि हमें भाई ये जियो नेटवर्क लगाना है, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है लगाइए, बट आपको एक मिनिमम प्राइस पे डाटा देना पड़ेगा, मिनिमम प्राइस रेट रखने पड़ेंगे, ताकि एक सोशल जो सबसे नीचे वाला क्लास है वो भी इसको यूज कर पाए। आप सोचो कि प्राइवेट ऐसे काम करे कि गरीब को बिल्कुल भी ना देखे, तो क्या वो प्राइवेट चल पाएगा कभी? तो गवर्नमेंट उसको परमिशन ही नहीं देगी। गवर्नमेंट का होता है कि आप फैक्ट्री खोलो, बिल्कुल खोलिए, लेकिन फैक्ट्री के अंदर वर्कर क्या होंगे, सारे गरीब ही काम करेंगे, है ना। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि उसने पूरी प्रॉपर्टी का सोशलाइजेशन कर दिया। इंडिया ने क्या किया, उसको मिक्स रखा। इंडिया ने बोला ठीक है, पुअर की भी हेल्प करेंगे और हम लोग प्राइवेट को भी प्रमोट करेंगे, इसलिए हमारा नेचर कैसा है, मिक्स्ड है। तो सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है कि मेन जो इसका मोटिव होता है वो होता है कि
छोटे जो लेवल के वर्कर्स या उनका वीकर सेक्शन उसको हेल्प करो, वेलफेयर दो, उनका एक्सप्लॉयटेशन होने से रोकना, इक्वेलिटी लेके आना। हम इक्वेलिटी लेके तो आ रहे हैं, इक्वेलिटी किस में दे रहे हैं हम लोग? अपॉर्चुनिटी में इक्वेलिटी दे रहे हैं। अब इंडिया में ऐसा तो नहीं है ना कि आप लोग ट्रेड नहीं कर सकते, करो ट्रेड। आप बिजनेस नहीं कर सकते, करो आप बिजनेस, जितना करना करो। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जो बिजनेस मैन है उसकी प्रॉपर्टी आपको दे दी जाएगी, ऐसा सोशलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन इक्वेलिटी सबको है, पढ़ने का अधिकार सबको है, सब पढ़ो। जो अच्छा पढ़ेगा ज़्यादा आगे चला जाएगा, वो उसकी अपनी मेहनत है। तो इस तरीके से हमने एक मिक्स्ड सोशलिस्ट को अपनाया। अब सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये मैंने चारों पॉइंट बता दिए कि ये बेसिकली मतलब होता है, लेकिन हमने इसको अडॉप्ट किस तरीके से किया? हमने मिक्स फॉर्म में किया हुआ है। चलिए तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिखवाया आपको? थर्ड पॉइंट। चलिए थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया क्या? सेकुलरिज्म। थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो क्या है? सेकुलरिज्म क्या होता है? ठीक है, सेकुलरिज्म क्या होता है? चलिए ये है आपका क्या? सेकुलरिज्म मतलब धर्म। यहाँ पे ऐसा नहीं है इंडिया में किसी धर्म की कंट्री नहीं है, इसमें साफ साफ लिखा है कि इंडिया किसी धर्म की कंट्री नहीं है। जैसे आप अभी सुनते हो ना कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए इंडिया, इसका मतलब कि एक इंडियन कंट्री क्या है? वो हिंदू की होनी चाहिए, मेन उस पर क्या होना चाहिए? हिंदू होना चाहिए। जैसे आप देखते हो सऊदी अरबी क्या है? मुस्लिम राष्ट्र कंट्री है वो, वहाँ का सेकुलरिज्म क्या है? वो मुस्लिम को प्रमोट करता है। लेकिन इंडिया का जो सेकुलरिज्म वो क्या है? वो राइट टू फ्रीडम है किसी भी रिलीजन के लिए। वो क्या है? किसी भी रिलीजन के लिए वो फ्रीडम है, आप कोई भी रिलीजन अपना सकते हो। ठीक है, तो गाइस सेकुलरिज्म अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो टाइम लग जाएगा, बेसिकली क्लास का टाइम भी हो गया। तो नेक्स्ट मैं इसी से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ से मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा थोड़े से। अभी तक जो पढ़ा मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने पढ़ा प्रेम्बल के बारे में। प्रेम्बल का सोर्स क्या है? यूएसए है। लैंग्वेज कहाँ से है? वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा, जिसको पास किया गया 1947 में, और उसको मॉडिफाई करके नाम रखा प्रेम्बल। तो प्रेम्बल का बेस क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। प्रेम्बल अमेंडेबल है? बिल्कुल है। 1976 में अमेंडमेंट की गई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इसमें इसके तहत हमने 3 वर्ड ऐड किए, वो वर्ड आपको याद रखने की क्वेश्चन यहाँ से आता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रियम्बल में बेसिकली हमें क्या क्या पढ़ना था? सबसे पहले इसमें सोर्स एंड पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या सोर्स एंड पावर ऑफ अथॉरिटी। दूसरा हमने नेचर ऑफ पॉलिटिक्स पढ़ा, नेचर ऑफ अथॉरिटी पढ़ा। ठीक है, तो नेचर हम लोग कर रहे हैं अभी, इसका मैंने 2 ही पार्ट बताया, 5 पार्ट है, पांचों पढ़ने हैं। फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, फिर क्या लीगल फैक्ट है कि अडॉप्ट क्या है, इसको करके हम लोग प्रियम्बल को खत्म करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाकी आई होप कि ये तो आपको मैंने बता ही दिया सारा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आई होप आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, बाकी इसको रिवाइज करिए, समझ आ जाएगा। मैं एक एक वर्ड का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आपको इसके बाद आपको इसके क्वेश्चन भी हम लोग करवाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।